वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ याद भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट 11th पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लिया है। संविधान क्यों और कैसे कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बहुत हाइपोथेटिकल है लेकिन येट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। ठीक है ना, आपको कुछ काम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान का काम नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे संविधान में दिए गए हैं अधिकारों की गारंटी दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिल्कुल गारंटीड लोगों को मिलेंगे। ये सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है। डेफिनेटली इट डज इट, बिकॉज संविधान ये डिसाइड करता है कि सत्ता में कौन आएगा, किस तरह से सत्ता चलाई जाएगी, क्या क्या सत्ता के जो अलग अलग सेक्शंस होंगे, तो वो संविधान द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ये कुछ साझा मूल्यों की अभिव्यक्ति देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता कि अच्छे लोग सत्ता में आए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे लोगों को चुने ताकि अच्छे लोग सत्ता में आए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, it gives a guarantee to the rights of the citizen. Of course it gives, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है। It mark out different spheres of power for different branches of government. Of course it does, but it is also not a answer. It gives expression to some shared values. Of course it does, but it is not the right answer. तो क्यों? क्योंकि हमें वो बताना है जो संविधान नहीं करता। It ensures that good people come to power. हाँ, ये बिल्कुल ऐसा कंफर्म नहीं करता कि अच्छे लोग ही सत्ता में आए। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यह निष्कर्ष निकालने का अच्छा कारण है कि संविधान का अधिकार संसद से अधिक है। संविधान को संसद से ज्यादा पावर मिली हुई है, ये कैसे कहा जा सकता है? पहला ये है कि संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान तैयार किया गया था। ये तो कोई बात नहीं हुई कि संविधान पहले बना इसीलिए वो पावरफुल हो गया। संविधान निर्माता संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित नेता थे। क्यों? इन नेताओं की इज्जत नहीं है ना? फिर संविधान निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाना है और इसकी शक्तियां क्या है, और संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि संसद बिल्कुल संविधान में संशोधन कर सकती है। तो हमारा आंसर होगा सी, कि संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे होगा और कैसे संसद कार्य करेगी, और इस लिहाज से संविधान जो है वो संसद का पिता है। ठीक है ना, और पिता हर हाल में अपने पुत्र से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब संविधान जो है संसद से अधिक महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंगली विच ऑफ दीज फॉलोइंग अ गुड रीजन टू कंडक्ट दैट द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द पार्लियामेंट? ऑफ कोर्स the constitution specifies how parliament is to be formed and what are its power. It is the right answer. Okay, you have to consider it the right answer. It is because it only defines whatever will be the rights of the parliament, whatever will be the deeds of the parliament, how the parliament will be run. तो ये सब डिसाइड करने का काम जो है संविधान द्वारा ही किया जाता है। बताएं कि संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत। ठीक है ना, पहला, संविधान सरकार के गठन और शक्ति के बारे में लिखित दस्तावेज है, ये एक सही चीज है। संविधान मौजूद है और केवल लोकतांत्रिक देशों में जरूरत है, मतलब लोकतांत्रिक देशों में ही संविधान होता है। संविधान कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों और मूल्यों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। एक संविधान अपने नागरिकों को एक नई पहचान देता है, बिल्कुल देता है। भारत आजाद हुआ और हमारे संविधान की वजह से हमें आजादी की जो हमें अलग जो संप्रभुता मिली वो संविधान की वजह से मिली। लेकिन संविधान मौजूद तो है पर केवल लोकतांत्रिक देशों में जरूरी है ऐसा नहीं है। अगर राजतंत्र भी है तो वहां भी कुछ ना कुछ नियम कानून कायदे तो चाहिए ही होंगे, तो वो नियम कानून कायदे वही तो संविधान कहलाते हैं। State whether the following statements about a constitution are true or false. Constitutions are written document about formation and power of the government. Yes, it is true. Constitution exists and required only in democratic countries. No, it is not true. Constitution is a legal document that does not deal with the ideals and values. संबंधित है, ये संबंधित नहीं है ऐसा कुछ नहीं, वो संबंधित है।
इट डज नॉट डील विद द आइडियल्स एंड वैल्यूज। सो ये गलत है, क्योंकि संविधान में आइडियल्स और वैल्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल होंगे। संविधान आइडियल्स और वैल्यूज के बिना कुछ नहीं है। आदर्शों और मूल्यों का संविधान में होना आवश्यक है। ठीक है। ए कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजन्स अ न्यू आइडेंटिटी, ये बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा अपने जो भी नागरिक होते हैं उनको एक नई पहचान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताएं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आपके कौन से जो कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं वो सही है या गलत है, और अगर है सही तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, क्योंकि ये सभी भारतीय नागरिकों द्वारा नहीं चुनी गई थी। हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वो इनडायरेक्ट मेथड से किया गया था, जिसको हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। प्रोपोर्शनल जो उनका जिस तरह से भी प्रतिनिधित्व किया जाता है उस प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व के आधार पर इसको चुना गया था। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि ये कहना गलत है कि संविधान सभा भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये गलत क्यों है? क्योंकि यद्यपि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे, ऐसा नहीं कि एक एक भारतीय ने वोट दिया था, लेकिन सभा को एक प्रतिनिधि निकाय बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। कैसे किया गया था? संविधान सभा ने सभी धर्मों, सामाजिक और आर्थिक समूहों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, ताकि अपने भीतर सभी प्रकार के विचारों को समायोजित कर सके। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति के भी 26 सदस्य थे। यानी सिर्फ वो उस समय की राजनीति को देखते हुए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऊंची जाति के लोगों को ले लिया, किसी धर्म विशेष के लोगों को ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में मौजूद था। State whether the following interference about the making of the Indian Constitution are correct or incorrect. Give reason to support your answer. तो आपको एक एक अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सपोर्ट करना है कि भाई हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका रीजन भी बताना है आपको। The Constituent Assembly did not represent the Indian people since it was not elected by all citizens. No, it is not right. It's incorrect to say that Constituent Assembly did not represent Indian people, because although the members of Constituent Assembly were not elected by universal suffrage, but there was a serious attempt to make the Assembly a representative body. And what was this attempt? The Constituent Assembly represented the member of all religions, social and economic group to accommodate all shades of opinion with it, and the Assembly had 26 members even from scheduled caste. तो हम समझ सकते हैं कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट के भी उसमें शामिल किए गए थे तो बाकी वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि संविधान निर्माता संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित नेता थे। ये कहना सही है। क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने जो किया, आज के नेता सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और संसद में और अपना काम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो अल्टीमेट था। ये कहना सही है क्योंकि 1946 में नेहरू द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा लाए गए सिद्धांतों वाले उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। हमने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ा था। संविधान सभा मुख्य सिद्धांतों पर किसी पृष्ठभूमि की सहमति के बिना कार्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने हर कार्य जो है एक दूसरे की सहमति के साथ किया। आजकल के नेता तो लड़ के मर जाए, जो एमपीज जो हम चुन के भेजते हैं वो सिर्फ लड़ाई करते हैं, वो कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, अगर कोई ओपोजिट पार्टी है तो वो हमेशा विरोध ही करेगी, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करेगी। हमारे संविधान में न केवल नियम और प्रक्रियाएं हैं, बल्कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार स्थापित करने की नैतिक प्रतिबद्धता भी है, जो आजकल के नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। The constitution makers were more eminent leaders than the members of the parliament. Yes, it is quite correct thing, because the resolution containing principle were moved by Nehru in 1946, brought by the nationalist movement. Constituent Assembly could not have functioned without any background consensus on many principles. Our constitution does not have only rules and procedures, but a moral commitment, and also establish a government
to fulfill the promises made to its peoples। तो यानी कि ये सभा जो कह रही थी वो इस सभा द्वारा किया भी गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में मौलिकता की कमी थी। देखो कितना बड़ा आक्षेप लगा दिया गया है, संविधान सभा में मौलिकता की कमी थी क्योंकि इसका अधिकांश भाग अन्य देशों के संविधानों से उधार लिया गया था। क्या ये सही है? ये कहना गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि हालांकि उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान से कई प्रावधान उधार लिए थे, जैसे हमने पास द पोस्ट का ब्रिटेन से लिया था, पार्लियामेंट सिस्टम ब्रिटेन से लिया था, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए हैं, हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, हमने बहुत कुछ दूसरे देशों से समझा है, जाना है, लेकिन फिर भी ये गुलामी की नकल पर आधारित नहीं था। क्यों नहीं था? कैसे नहीं था? इसमें शामिल होने से पहले प्रत्येक प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अच्छी तरीके से विचार किया गया था। ऐसा नहीं कि जो वो वहां है हमें अच्छा लगा, हमने उठाया, हमने हमारे संविधान में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं के साथ साथ भारत में मौजूद परिस्थितियों की उपयुक्त जांच के लिए लंबी बहस और चर्चा भी हुई थी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही लाया गया और संविधान में शिफ्ट कर दिया गया, उस पर देखा गया कि क्या वो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से सेट बैठता है, और अगर है तभी उसको वहां शिफ्ट किया गया था। There was little originality in the constitution, for much of it was borrowed from the other countries. It is quite incorrect statement because though they borrowed a number of provisions from constitution of different countries, but it was not based upon slavish imitations. Each provisions before it was included well considered by the members of Constituent Assembly, and long debates and discussions also took place to examine the suitability to the conditions prevailing in India along with problems and aspirations of the people। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा संविधान जो है वो उधार का पोटला बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, वो बिल्कुल मौलिक है, क्योंकि हमने वही चीजें ली है जो हमने उनसे सीखी है, जो हमारे देश में लागू की जा सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित निष्कर्षों के समर्थन में दो दो उदाहरण दीजिए। कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, आपको उनके लिए दो दो उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, जैसे पहला है भारतीय संविधान जो है विश्वसनीय नेताओं द्वारा बनाया गया जिन्होंने हम लोगों के सम्मान को ज्यादा महत्व दिया था। तो इसके दो कारक जिम्मेदार हैं। पहला ये कि संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित होने वाली प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे। विधानसभा ने प्रत्येक समुदाय, प्रांतों, रियासतों के एक उपयुक्त सूत्र के माध्यम से दर्शाया है। यहाँ तक कि 28 सदस्य अनुसूचित जाति के भी थे। यहाँ आप 26 कर लेंगे, 26 सदस्य अनुसूचित जाति के थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने में और लंबे टाइम तक, लगभग 166 दिनों तक ये लंबी बहस की और उसके बाद में हमारा संविधान बना गया था। The Constitution was made by credible leaders who commanded people's respect। कैसे? पहली बात तो उन्होंने हर जगह से उनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। The members of Constituent Assembly were elected by indirect elections by the members of provincial legislative assemblies to be established in 1935. Assembly reflected each of the communities, provinces, princely states through the appropriate formula. Even 26 members belonged to the scheduled caste were there in the Constituent Assembly. The members of Constituent Assembly went through long debates and discussions for 166 days spread over 2 years 11 months। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उन्होंने चर्चा की है हर चीज की। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में। तो ये कोई छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। जब उन्होंने सिर्फ इस बारे में डिस्कस की कि किस प्रकार भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की जाए, किस प्रकार भारतीय संविधान और भारतीय शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि संविधान ने शक्ति को इस तरह से वितरित किया है कि इसका वितरण और ज्यादा मुश्किल बना दिया है, काम करना और मुश्किल बना दिया है। इसको आपको इसको सबवर्ट करना है कि क्या ये सही है।
इसके लिए दो कारकों को उसी के लिए सारांशित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हमारे संविधान ने नियंत्रण और संतुलन के दृष्टिकोण को अपनाया है। हमारे संविधान ने नियंत्रण और संतुलन के दृष्टिकोण को अपनाया है और उसी के आधार पर सरकार की संस्थागत व्यवस्था भी की है। यदि कोई संस्था अपनी सीमाओं से परे जाती है तो दूसरा उसकी जांच करता है। ठीक है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के लिए संशोधनों की प्रक्रिया अच्छी तरह से विस्तृत है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में शक्ति को विभाजित तो किया है, लेकिन इस तरह से विभाजित किया है कि कहीं भी केंद्रीय सत्ता कमजोर नहीं होती, कहीं भी राज्यों को ऐसा नहीं लगता कि हम गुलाम हैं। दोनों अपनी अपनी जगह आराम से अपने कार्य कर सकते हैं। द फॉलोइंग टू फैक्टर्स कैन बी समड अप for the same, that the constitution has distributed power in such a way as to make it difficult to subvert it. ठीक है। Our constitution has made institutional arrangement of government on the basis of check and balance approach. If one of the institution goes beyond its limitation, the others checks it. तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नियंत्रण और संतुलन है। ठीक है। The procedure for amendments, it's well elaborated for different articles of the constitution. हर तरह से जो है अगर अमेंडमेंट करना हो तो अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं, जहां बहुत आराम से भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, बहुत मुश्किल हालात में भी। और अगर बात फंडामेंटल राइट्स की आती है तो राज्यों तक को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसको आप समझिए। इसके लिए क्या 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 कारक जिम्मेदार है, क्यों संविधान इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान ने संरक्षित प्रावधानों के साथ कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। न्यायपालिका के पास उनकी रक्षा करने की शक्तियां हैं। तो ऐसे में संविधान से हम आशा लगा सकते हैं कि हमारे सभी अधिकारों की रक्षा वो करेगा। फिर भारत ने के संविधान ने कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांतों को भी शामिल किया है जो न्यायिक क्षेत्र में शामिल नहीं, हालांकि जो जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन सरकार का नैतिक कर्तव्य जरूर है। सरकार ने इन्हें निश्चित न्यूनतम मजदूरी, पंचायती राज संस्थाओं का गठन, रोजगार गारंटी योजना और मध्याह्न भोजन योजनाओं आदि के रूप में लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के रूप में प्रभावी भी किया है। सरकार ने इनको माना है। हालांकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो जस्टिसेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया गया तो कोर्ट में चले जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने उन सिद्धांतों को लागू किया है। The Constitution is the locus of the people's hope and aspiration. Of course, it is. Our hopes and aspirations are obviously based on the Constitution of India. The following factors are responsible for the same because the Constitution has provided some fundamental rights along with the protected provisions. Judiciary has power to protect them. ठीक है। The Constitution of India has incorporated some directive principles of the state policy which are not justiciable but a moral duty of government. The government also given some effects to these in the form of fixed minimum wages, formation of Panchayati Raj institutes, employment guarantee schemes and midday meal scheme, etc. To be the hopes and aspirations of the people. और जितनी hopes and aspirations हमारा संविधान जगाता है उतनी ही हमारे सरकारों द्वारा पूरी भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन आवश्यक होता है। क्यों? इस तरह के सीमांकन के अभाव में क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये सीमांकन जरूरी क्यों है और अगर सीमांकन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। किसी देश के लिए शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये सुनिश्चित करना कि किसी एक संस्था का सत्ता पर एकाधिकार ना हो, पहली बात। दूसरी, उल्लंघन के मामले में इसे संस्थानों में से किसी एक द्वारा जांचा जा सकता है। जैसे अगर कुछ गलती की है, मान लो गलती कर भी दी, कार्यपालिका ने गलती की तो व्यवस्थापिका कंट्रोल करेगी, व्यवस्थापिका ने गलती की न्यायपालिका कंट्रोल करेगी, न्यायपालिका ने गलती की तो दोनों मिलकर उस पर कंट्रोल करेंगे। तो किसी न किसी प्रकार से चेक एंड बैलेंस तो बना ही रहेगा। ये निर्दिष्ट करने के लिए कि निर्णय लेने की शक्तियों में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार कैसे बनेगी, इसलिए भी संविधान जरूरी है।
ये सरकार और नागरिकों दोनों की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जो प्रकृति में मौलिक हैं, जिन्हें सरकार और नागरिकों द्वारा अतिचार यानी लांघा नहीं जाना चाहिए। संविधान ये दिखाता है कि कैसे सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ संवैधानिक निकायों जैसे कि पंचायती राज, चुनाव आयोग, भारत के IBSC चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की शक्तियों के सीमांकन के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, न्यायपालिका को किसी भी कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं तो असंवैधानिक घोषित करने के लिए एक विशिष्ट स्थान दिया गया है, ताकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो सबके अधिकारों की रक्षा कर सके। इस तरह के सीमांकन के अभाव में क्या होगा, अगर ऐसा सीमांकन, ऐसे लिमिटेशंस डिसाइड नहीं की गई हो तो क्या होगा, ये देखना जरूरी है। अगर ऐसी लिमिटेशंस डिसाइड नहीं की गई है तो संघीय ढांचा तनावपूर्ण होगा और केंद्र और राज्यों में भी संकट हो जाएगा, लड़ पड़ेंगे संघ और राज्य तो, और साथ ही साथ नागरिकों के लिए एक समस्या होगी और कानून अन्यायपूर्ण और अनुचित साबित हो जाएंगे, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। The same question, why is it necessary for a country to have a clear demarcation of power and responsibilities in the constitution? What would happen in the absence of such demarcation? So होगा क्या अगर इस तरह से demarcation नहीं किया गया हो तो? It is necessary for a country to have clear demarcation for powers and responsibilities in the constitution, because to ensure that no single institution acquire monopoly. In case of transgressions, it may be checked by one of the institutions to specify who plays important role in decision making powers. It shows how government would be constituted. It lays down in some limits on the government and citizens both, which are fundamental in nature, which should not be transpassed by government and citizens both. The constitution shows how organs of government are irrelated along with a demarcation of power and institutions like legislature, executive, judiciary, as well as statutory bodies, election commission of India, etc. The judiciary has been given a specific place to declare any law unconstitutional if not per the provisions of constitution. अब अगर ये नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे provisions, तो क्या होगा? The federal setup would get stunted and there would be crisis in center as well as states. There would be a problem to the citizens and laws will be proved to be injustice and unfair. So these can be the problems, और इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रकार से जो है अलग अलग तरह से सत्ताओं का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के लिए शासकों पर प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है। जब सत्ता ही दे दी तो सत्ता के साथ साथ प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? क्या कोई ऐसा संविधान हो सकता है जो नागरिकों को बिल्कुल भी शक्ति ना दे? क्या ऐसा संविधान भी हो सकता है जहां नागरिकों को शक्ति नहीं मिली हो? संविधान के लिए शासकों पर सीमाएं लगाना आवश्यक है। पहले इसके जांच कर लेते हैं, क्योंकि ये इकाइयां इस अर्थ में मौलिक है कि शासक उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो भी उनकी भी सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है, वो इन सीमाओं को नहीं लांघ सकते। शासकों की शक्तियों को सीमित करने के लिए नागरिकों को संविधान में कुछ मौलिक अधिकार निर्दिष्ट किए गए हैं। नागरिकों को स्वतंत्रता के कुछ बुनियादी अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ट्रेड यूनियन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि, जिन्हें सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय हित में कुछ विशिष्ट अवधियों के दौरान ही अन्य अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। एक संविधान के लिए शासकों पर सीमाएं लगाना आवश्यक है, अन्यथा वो तानाशाह बन सकते हैं और लोगों के हितों की अनदेखी कर सकते हैं, और इन शासकों को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई संविधान नहीं है था जो अपने लोगों को शक्ति ना दे, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कोई संविधान नहीं होगा जो अपने नागरिकों को शक्ति नहीं देगा। क्यों? एक संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट लोगों की शक्तियों का फैसला करता है।
एक तानाशाही में शासक को सत्ता से चिपके रहने के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना होता है। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने भी सत्ता पर काबिज होने के लिए समय समय पर क्या करवाया था, जनमत संग्रह करवाया था। एक लोकतांत्रिक संस्थान या संविधान में जनता ही सत्ता का वास्तविक स्रोत है, जहां शासकों के लिए नीतियां बनाने के लिए जनादेश की आवश्यकता होती है। यह ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो नागरिकों को बिल्कुल भी शक्ति ना दे। यह हमेशा देश के नागरिकों के कल्याण के लिए होगा और इसीलिए इट हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और संविधान में ऐसा करना बहुत जरूरी है कि अपने नागरिकों को शक्तियां दी जाए, अन्यथा संविधान का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। Why is it necessary for the constitution to place limitations on the rulers, and along with it, can there be a constitution that gives no power to all the citizens? ये बहुत ही हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत समझ के जिसका आंसर लिखना होता है। It is necessary for a constitution to place limitations over ruler. Why? Because these units are fundamental in the sense that the rulers may not transpass them. This is the first thing. Then citizens have been specified certain fundamental rights in constitution to limit powers of rulers. Citizens have been granted some basic rights of liberties also, liberation to freedom of speech and expression, freedom to form trade union and associations, etc., which cannot be checked by the government. Only during the national emergency or in national interest, these rights may be withdrawn during some specific periods. It is necessary for a constitution to place limitation on the ruler, otherwise they may turn to be a dictator and may overlook the people's interest. Constitution grades and control the rulers. No, there can be no constitution that gives no power to its people. क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन ये है, इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्क डिसाइड्स द पावर ऑफ पीपल। लेकिन डिसाइड तो करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज वो कब तक राज करेगा? In a dictatorship, the ruler is supposed to get the support of people to cling in the power. I.e., you can take example of Pakistan's General Musharraf also conducted periodic referendum to hold power. Okay? In a democratic institution, constitution, the people are the real source of power. Where public mandate, it's required to enact the policies for rulers. These can't be a constitutional that gives no power to at all to the citizens. It is always for the welfare of the citizens of the country. तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का है। उसमें हम समझेंगे कि किस आर्टिकल के तहत क्या क्या हमें राइट्स दिए गए हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम संविधान की अच्छे से जांच पड़ताल करने वाले हैं, हम खोजबीन करने वाले हैं। देखो, आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस को और समझते रहिए, सीखते रहिए, ताकि जितने हो सके उतने ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। थैंक यू।